हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अनुपम तिवारी। महामाना निःशुल्क क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। थोड़ा सा कोल्ड हुआ है तो आवाज़ का इशू आ सकता है, इसलिए इस आवाज़ के साथ जो है थोड़ा सा तालमेल बैठा लीजिए। आज के महामाना निःशुल्क क्लासेस का जो टॉपिक है उसका नाम है ऑर्नामेंटल श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं, ऑर्नामेंटल श्रब्स क्या होते हैं, इनकी लैंडस्केप यूटिलिटी कैसे हैं और इनका मेंटेनेंस हम कैसे रखेंगे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। चलो जानते हैं सबसे पहले श्रब क्या होते हैं। पुराने लेक्चर्स में हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि श्रब्स होते क्या हैं। तो श्रब्स भी एक प्रकार का पेरिनियल प्लांट है और जितने भी श्रब्स हैं वो डाइकॉट प्लांट होते हैं। मोनोकॉट श्रब्स जो हैं बहुत ही दुर्लभ हैं, तो केवल जो है डाइकॉट ही श्रब होते हैं। डाइकॉट लिडनी दो बीजपत्री होते हैं। इनका स्टेम उडी होता है, ट्री का भी स्टेम उडी होता है। डाइकॉट नेचर के होते हैं, जो डाइकॉट के नहीं थे वो पाम थे, आपको पता होगा। तो आगे इसके की फीचर में अगर देखा तो मल्टीपल स्टेम डेट अराइजेज नियर द बेस। बेस के पास से जो है बहुत सारे इसमें स्टेम, वहाँ पे एक मेन ट्रंक होता था ट्री में और यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टेम दिखाई देंगे। ये एक श्रब का क्या है, आरेख है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है जमीन से बहुत सारे जो हैं स्टेम निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ये फोटो भी दिया गया है कि किस तरीके से जो है श्रब होता है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। इनका फोलिएज जो है बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है और ये बुशी अपीयरेंस देते हैं, झाड़ी नुमा जो है अपीयरेंस देते हैं। श्रब और झाड़ी में बेसिकली कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। श्रब जो है एक प्रकार का जो है इनफॉर्मल वे है इस तरीके से, और बुश भी है। तो बुश और श्रब में थोड़ा सा बस ये अंतर हो सकता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मेलिटी का अंतर है, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऑर्नामेंटल लैंडस्केप में जो है सभी क्या हैं, श्रब हैं। इसके अलावा इनका फोलिएज जो डेंस होता है तो इन्हें मल्टीपर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि टोपियरी बनाना है, बोनसाई बनाना है, हेज बनाना है, एज बनाना है, वहाँ पे आप श्रब का उपयोग कर सकते हो। तो श्रब से जो है इनफॉर्मल एजेस जो है आपको देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ श्रब और जो है ये अगर मोर रेजिलेंट टू डैमेज अगर हो गया उसके बाद भी ये क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। सीधा कहने का मतलब है शेयरिंग हो, ट्रेनिंग हो, प्रूनिंग हो, कोई भी ट्रेनिंग प्रूनिंग का पार्ट हो उसके प्रति क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो श्रब आपको इरेक्ट दिखेंगे और बुशी दिखेंगे, यानी जितनी भी बुश हैं, अगर कहा जाए ये श्रब है तो श्रब के अंदर क्या आएंगी, बुशेस आएंगी। यही अंतर है, और ये किसका अंतर है, केवल फॉर्मेलिटी का अंतर है। तो सभी श्रब्स जो हैं इरेक्ट और बुशी होते हैं, कुछ को छोड़कर। जैसे लैंटाना सैलोविना, इसको नीचे अंडरलाइन कर लो कि साइंटिफिक नेम जो है टेलिक में लिखा जाता है। तो लैंटाना सैलोविना जो है ये कैसा है, प्रोस्टेट नेचर का श्रब होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अगर देखते हैं तो ऑर्नामेंटल श्रब क्या होते हैं। जैसे ट्री ऑर्नामेंटल होते हैं वैसे श्रब भी ऑर्नामेंटल होते हैं। ऑर्नामेंटल श्रब का अर्थ ये होता है कि ऐसे श्रब जिनके फ्लावर, पत्तियां, स्टेम क्या हो, ऑर्नामेंटल वैल्यू रखते हो, एस्थेटिक वैल्यू रखते हो, उनको ऑर्नामेंटल श्रब के नाम से जाना जाता है। यानी इसमें जो प्राइमरीली फोकस किया जाता है इसकी एस्थेटिक क्वालिटी पे किया जाता है, ना कि जो दूसरे चीजें इससे मिलती हैं उन पे फोकस किया जाता हो। जैसे श्रब से क्या मिल सकता है, फ्रूट्स भी मिल सकते हैं, जैसे करौंदा से भी फ्रूट भी मिलता है और उसको हम हेज के रूप में क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। तो लेकिन जो ऑर्नामेंटल श्रब्स होते हैं उसमें केवल ऑर्नामेंटल वैल्यू ही देखी जाती है। हालांकि करौंदा के फ्रूट्स जो होते हैं वो भी ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे इनके फ्लावर, फोलिएज, बार कोई भी जो है ये ऑर्नामेंटल वैल्यू अगर रखते हैं तो ऑर्नामेंटल श्रब कहलाएंगे। छात्रों अगर देखें जैसे सोई फ्लावर्स हैं, हाइड्रेंजिया, आपने कभी कंप्यूटर खोला होगा तो वहाँ पे फ्लावर पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे ये फ्लावर देखते होंगे। इस फ्लावर का क्या नाम है, हाइड्रेंजिया है। और हाइड्रेंजिया जो है अपना कलर जो है चेंज करता रहता है। पीएच का एक अच्छा इंडिकेटर भी, जैसे हल्दी पीएच का इंडिकेटर है उसी प्रकार से हाइड्रेंजिया प्लांट भी सॉइल के पीएच को बता देती है। ठीक है, आपको जो ट्री ऑफ द डे, श्रब ऑफ द डे दिए जा रहे थे आज से फिर से शुरू कर दिए जाएंगे और आप उसमें जो है ये इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। इसके साथ ही छात्रों के किसी की ब्यूटीफुल लीव्स यूज होती हैं, जैसे कि इसमें क्या आ गया, ब्यूटीफुल लीव्स में आ गया आपका कोडियम वेरीवेटम, जिसको क्रोटन के नाम से बोला जाता है। और क्रोटन कई टाइप के आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्या है, क्रोटन है। ये क्रोटन के आप देखेंगे कोर्स स्ट्रक्चर है, कहीं कहीं फाइन स्ट्रक्चर के भी मिल जाएंगे। यानी क्रोटन में जो है, कोडियम में बहुत सारी जो है वेरिएबिलिटी पाई जाती है। किसी के कलरफुल ब्रैक्स होते हैं, ठीक है, जैसे बोगनवेलिया में ब्रैक्स की ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है ना, फ्लावर की होती है, लीव्स की नहीं होती है। इसमें ब्रैक्स की ऑर्नामेंटल वैल्यू
होती है छात्रों। तो ये ब्रैक्ट से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। जो मैं कहा करूँ इंपॉर्टेंट है उसे आप नोट डाउन कर लीजिए, करा करिए। तो कलरफुल ब्रैक्ट्स किसमें किसमें पाए जाते हैं, जरूरी नहीं सारे श्रब हैं, लेकिन ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कलरफुल ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं। इनकी लिस्ट आप जो है क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कलरफुल ब्रैक्ट्स क्या होते हैं, किसका मॉडिफिकेशन पहले होते हैं, तो ये लीव्स का मॉडिफिकेशन होते हैं और ये किसी फ्लावर को, इन्फ्लोरेसेंस को या फ्रूट को घेरे हुए होते हैं। तो इसमें कौन कौन से ब्रैक्ट्स का आपने यहाँ पे देखा होगा, इसका नाम जो है आपको यूफोर्बिया पल्चेरिमा नाम है, इसको पोइंसेटिया के नाम से इसे जाना जाता है। तो पोइंसेटिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें कलरफुल ब्रैक्ट्स हैं और किसका मॉडिफिकेशन है, लीव्स का। आप यहाँ पे देख सकते हो बोगनविलिया का, आप देख ही रहे हो बोगनविलिया के जो कलरफुल ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, मॉडिफाइड लीव्स यानी ब्रैक्ट्स ही हैं। तीसरा आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो है क्राउन थॉर्न जो है यूफोर्बिया मिली के नाम से जाना जाता है, इसमें भी क्या है, ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं। मुसेंडा, मुसेंडा का आपने देखा होगा ट्री जो श्रब है, तो मुसेंडा में भी क्या है, कलरफुल ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ जस्टिसिया ब्रांडागिना भी है। जस्टिसिया एक दूसरी होती है जिससे हम क्या बना रहे थे, हेज बनाते थे। तो यहाँ पे जस्टिसिया जो है ब्रांडागियाना जो है उसमें भी कलरफुल ब्रैक्ट्स आप देख सकते हो। साथ ही जो है आप जो है पैची स्टैचस लुटिया को भी देखोगे जिसमें ब्लू कलर के येलो कलर के फ्लावर हैं, तो वहां पे भी आपको देखोगे क्या है, ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, पहले जब क्वेश्चन पूछा जाता था कलरफुल ब्रैक्ट्स किसमें पाए जाते हैं, तो इसमें जनरली क्या कर देते थे कि इसमें बोगनविलिया ही ऑप्शन में आती थी और उसे रोक लगा देते थे। लेकिन अब जो है जैसे जैसे जो है क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कलरफुल ब्रैक्ट्स किसमें पाए जाते हैं और उसमें ऑप्शन दे दिया ए बोगनविलिया, बी मुसेंडा बी दे दिया, सी दे दिया आपका अशोका ट्री और डी दे दिया आपका जो है सीधे पोइंसेटिया यूफोर्बिया पल्चेरिमा। अब नीचे फिर से इसमें ऑप्शन देगा छात्रों, और ऑप्शन क्या होंगे, मान लो पहला ऑप्शन जो है आएगा केवल ए एंड बी ओनली, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपका कि ए बी और सी ओनली। अगला आपका दे दिया कि ए बी एंड डी ओनली, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपका केवल जो है जो बोगनविलिया है ए ओनली, क्योंकि जो बच्चे कम पढ़े होंगे तो उन्हें बोगनविलिया ही मालूम होगा। अब आपको इसमें से जो है ऑप्शन लगाना है सही कौन सा है। तो इस केस में जो है आपको अगर पता होने चाहिए कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्या पाए जाते हैं, इसमें एक कैक्टस भी है तो जिसमें क्या पाए जाते हैं, ब्यूटीफुल ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं। तो छात्रों हम आगे बढ़ते हैं, इसका श्रब से कोई है नहीं, इसमें कुछ श्रब्स हैं, कुछ कैक्टस भी हैं। तो और अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कौन कौन से जो है लैंडस्केप की यूटिलिटी क्या है। लैंडस्केप यूटिलिटी से पहले आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया श्रब्स है उसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया ट्रीज के थे कि एस्थेटिक वैल्यू होनी चाहिए, लो मेंटेनेंस होने चाहिए, नेटिव प्लांट होने चाहिए, हाई न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी होनी चाहिए, हाई वाटर यूज एफिशिएंसी होनी चाहिए, और शेयरिंग जो उसकी ग्रोथ है, आपका उद्देश्य क्या है उस हिसाब से, फास्ट ग्रोइंग लेना है, स्लो ग्रोइंग लेना है, उद्देश्य के हिसाब से ले सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी के लिए अगर लगा रहे हैं तो कौन से जो ऐसे श्रब्स हैं जो बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, इसके बारे में जो है आप अपने आप जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया बना लेंगे। अब मुझे बिल्कुल आशा है कि आप लोगों को लैंडस्केपिंग समझ में आ रही होगी और आप अपने आप भी कई चीज़ों को बता सकते हैं जो सभी में कॉमन है। तो अगर देखा जाए तो यूटिलिटी में सबसे पहले फाउंडेशनल प्लांटिंग होती है, यानी कि अगर कोई घर बन रहा है, कोई बिल्डिंग्स बन रही है, उसके साथ साथ हम श्रब की प्लांटिंग कर सकते हैं। इसमें एक नाम आपका बक्सस स्पेसीज के नाम में बताया था, इसकी टोपियरी बनाई जाती है खासकर टेम्परेट रीजन में, तो उसको आप लगा सकते हैं, घर के साथ फाउंडेशनल प्लांटिंग कर सकते हैं। स्पेसीमैन का मतलब भी अब आपको समझ में आ गया कि सिंगल जो है श्रब लगाना, वो क्या हो गया, स्पेसीमैन श्रब। ट्री सिंगल लगा रहे तो स्पेसीमैन ट्री हो गया। तो यही लार्जेस्टोमिया स्पेसीज जो है जिसको सावनी के नाम से जाना जाता है, और सावनी में जो है समर में फ्लावरिंग क्या है आती है। तो कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस मंथ में आती है, तो जो मंथ है वो अलग अलग होता है, टेम्परेट रीजन का अलग है, ट्रॉपिकल का अलग है, सब ट्रॉपिकल अलग है। अगर कोई प्लांट का नेचर टेम्परेट नहीं है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल है, तो अगर आप देखोगे
तो बेंगलुरु में उसका जो है फ्लावरिंग टाइम अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है। और जब से क्लाइमेट चेंज हो रही है तब से जो है फ्लावरिंग टाइम काफ़ी इधर उधर क्या हो रहा है, प्लांट्स का चेंज हो रहा है। तो इस पे अगर कोई रिसर्च करे 5 साल 6 साल कि पर्टिकुलर ट्री कब फ्लावरिंग कर रहा है, तो एक अच्छा रिजल्ट हो सकता है क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा मास प्लांटिंग कर सकते हो, एक साथ जो है बहुत सारे आप सिर्फ साथ में लगा सकते हो, उसका ग्रुप बना सकते हो, हिबिस्कस का ग्रुप बना लिया, या दूसरे जो है हेज बनाने के लिए मास प्लांटिंग कर सकते हो छात्रों। इसके अलावा सेंसरी गार्डन में भी इनका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो चांदनी रात को हमें महसूस करना है, तो चांदनी रात में वाइट फ्लावर्ड जो है सेंटेड श्रब्स लगाए जाते हैं, तो सेंसरी गार्डन में भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं छात्रों। साथ ही साथ विंड ब्रेक में भी श्रब का उपयोग किया जा सकता है, जहाँ पे हवाएं तेज चलती है, आर्चर्ड न्यूली प्लांटेड लगाए जाते हैं, वेजिटेबल्स लगाई जाती हैं, तो वहाँ पे जो है विंड ब्रेक के रूप में हम उपयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा हैबिटेट और फूड फॉर वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के लिए फूड और हैबिटेट भी मिल जाता है। जिसे स्क्रीनशॉट लेना है ले ले। कुछ कंटेनर प्लांट है, इन सब को जो है हम किसमें गमले में भी लगा सकते हैं। तो छात्रों आगे बढ़ते हैं। पॉट प्लांट जब पढ़ाएंगे तो हम कंटेनर प्लांट को अच्छे से आपको बता देंगे। श्रबरी की अगर बात करें तो श्रबरी क्या होती है? श्रबरी एक गार्डन का एरिया है जिसमें क्या उगाए जाते हैं? श्रब उगाए जाते हैं। तो श्रब उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? श्रबरी कहते हैं। श्रबरी दो प्रकार की बनाई जाती है, एक सिंगल फेस और दूसरी डबल फेस। सिंगल फेस का मतलब जहां मान लो रास्ता एक ही ओर जा रहा है, ठीक है। अब श्रब प्लांट कैसे किए जाते हैं? कलर स्कीम के को फॉलो किया जाता है, साथ ही साथ जो है इनके हाइट को भी क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है छात्रों। तो मान लो ये अगर क्या है रास्ता है जहाँ से विजिटर्स जाते हैं, अगर इसके पास जो है हम श्रबरी लगा रहे हैं तो यहाँ पे सिंगल फेस श्रबरी लगाई जाती है। तो सिंगल फेस श्रबरी लगाने का जो तरीका है कि सबसे पहले जो है स्मॉल जो है आपको श्रब लगाने हैं, स्मॉल के बाद मीडियम श्रब लगेंगे और मीडियम के बाद जो है टाल श्रब लगाए जाते हैं। ऐसी श्रबरी को क्या कहते हैं हम? सिंगल फेस या एकल मुखी जो है श्रबरी के नाम से हम जानते हैं। दूसरी है डबल फेस श्रबरी, यानी ऐसा रास्ता अगर दोनों ओर हमें क्या करना है, दो रास्ते गए हैं, श्रबरी जो लगी है, मान लो ये श्रबरी लगी हुई है और रास्ता इसके इधर भी है दूसरी ओर भी है, तो अगर मान लो ऐसे रास्ता होगा, अगर टॉल लगा देंगे, कोई लंबी चीज अगर पहले खड़ी कर देंगे उधर, तो उधर वाले को मीडियम और स्मॉल दिखाई ही नहीं देंगे। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है? अब श्रबरी हमारी कहाँ है? मिडिल में है और इसके दोनों ओर क्या है? विजिटर्स जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम श्रबरी लगाएंगे तो जो मिडिल होगी लाइन वो किसकी होगी? टाल की होगी। मिडिल में हम क्या लगाएंगे? टाल लगा देंगे। टाल लगा दिया, इसके बाद जो है मीडियम लगा दिया, इधर भी हमने क्या कर दिया? मीडियम लगा दिया, और इधर जो है स्मॉल यहाँ भी और स्मॉल यहाँ भी, यानी दो लाइनें स्मॉल की बन रही, टोटल 5 लाइनें लगेंगी। तो विजिटर्स अगर इधर से भी जा रहा है तो इस श्रबरी का आनंद ले सकेगा और इधर से भी जा रहा है तो ले सकेगा। तो कहने का अर्थात है कि डबल फेस श्रबरी और सिंगल फेस श्रबरी के बारे में आप जान गए होंगे। और ये श्रब जो है इनको हाइट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। कुछ श्रब जो है ड्वार्फ होंगे, कुछ ऐसे श्रब हैं स्मॉल जिनको बोलना है, या इनके लिए सही शब्द क्या है? ड्वार्फ है। तो कुछ ड्वार्फ होंगे, कुछ मीडियम होंगे और कुछ क्या होंगे? टाल होंगे। तो उन श्रब को आपको अरेंज करना है सिंगल और डबल फेस श्रबरी में। बहुत आसान है, बहुत याद करने का अच्छा तरीका है आपका। आप इसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं कि कोई चीज अगर टॉल है तो दोनों ओर से बीच में दिखाई देगी। हालांकि श्रब को जो ऐसे श्रब है जिनकी प्रूनिंग की जा सकती है, हैवी ट्रेनिंग की जा सकती है, उनका शेप भी हम क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम प्लांटेशन करेंगे तो कलर स्कीम के तहत ही करेंगे छात्रों। तो छात्रों अगर आगे देखें, ये हो गई बात श्रबरी की। तो श्रबरी एक गार्डन का ऐसा एरिया होता है जो स्पेशली डेडिकेटेड फॉर श्रब। श्रब के लिए क्या होता है? डेडिकेट होता है, ठीक है। यहाँ पे श्रब का एक कलेक्शन रखा जाता है। अब आपको याद आ रहा होगा हमने जब हेज पढ़ाई थी तो उसमें भी हमने श्रब की बात की थी। तो वहां पे श्रब और ट्री दोनों लगाए जाते थे, इसमें केवल ही श्रब लगाए जाएंगे, ओनली। यहाँ पे देखो केवल क्या लगे हुए? श्रब लगे हुए हैं। तो ऐसा गार्डन का एरिया जहां पर केवल श्रब लगाए जाए उसको क्या कहते हैं? हम श्रबरी कहते हैं, ठीक है। और श्रबरी किसी भी लैंडस्केप डिजाइन का एक क्या हो सकता है? कॉमन फीचर हो सकता है। टेक्सचर, स्ट्रक्चर और कलर के आधार पे से हम लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अगर देखें तो श्रबरी जो है के बारे में आप लोग जान गए होंगे। अब श्रबरी और जो हेज में क्या अंतर है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो श्रबरी में क्या होता है? केवल श्रब प्लांट किए जाते हैं एक साथ और लूजली प्लांटेड होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं। मतलब एक श्रब यहाँ पे अगर प्लांट है तो वो एक बराबर दूरी पे यहाँ पे आपको रिदम बनाते हुए प्लांटिंग होगी। इसका मतलब ये है छात्रों
कि श्रब जब आप प्लांट करते हैं तो श्रब की बीच की जो स्पेसिंग होती है डिपेंड करती है उसकी कैनोपी, या कह सकते हैं उसका जो फैलाव है, सेपरेटिंग एरिया कितना है, उतना जो हम क्या कर लेते हैं, एक गैप को छोड़ देना चाहिए। आजकल देखो प्लांटेशन हो रहा है, ट्री के नीचे ट्री लगाए जा रहे हैं, ट्री के नीचे आप श्रब लगा के उसकी हाइट मेंटेन कर सकते हो, लेकिन ट्री के नीचे ट्री लगा रहे हो तो आप वेस्टेज, आप क्या कर रहे हो, टाइम वेस्टेज कर रहे हो, और आखिरी में वो क्लैश होगा और वो दोनों पेड़ जो है सूखने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि जो प्रॉपर दूरी है उसी के हिसाब लगाए। जब छोटे होते हैं तो निसंदेह हमें अच्छे लगेंगे, या हमारे ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है कितने प्लांट लगाने, लेकिन जैसे वो बड़े होंगे वैसे ही काफ़ी जो ज़्यादा जो है उनमें क्लैश होने लगेगा और आपके प्लांट सूख सकते हैं। तो केवल पर्यावरण के लिए फोटो खिंचाने के लिए प्लांट ना लगाएं, उनको पानी भी दें, उनका रख रखाव भी करें। और जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, मुझे आशा है कि आगे चल के जो है लोगों को बताएंगे भी कैसे प्लांट्स का रख रखाव करना है, कब उसे मेडिसिन की ज़रूरत है, कब उसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। जैसे हम हैं वैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी जीवित हैं और उन्हें भी रख रखाव की ज़रूरत होती है। तो जो भी अरेंजमेंट होगा श्रबरी का वो लूजली होगा, जबकि हेज में क्या होगा, डेंस होगा, एक दूसरे से बिल्कुल क्या होंगे, क्लोज होंगे। ठीक है, इसका जो पर्पज है विजुअल इंटरेस्ट के लिए है, कलर टेक्सचर आप गार्डन के लिए है, बैकग्राउंड प्लांटिंग करनी है तो आप कर सकते हो। जबकि हेज जो है एक प्रकार की लिविंग फेंस होती है, या प्राइवेसी स्क्रीन बनाना है, बाउंड्री की मार्केशन करना है, तो वहां पे आप जो है क्या लगाते हैं, हेज लगाते हैं। मेंटेनेंस अगर देखा जाए तो श्रबरी का मेंटेनेंस कंप्लीटली लो होता है हेज के मेंटेनेंस, क्योंकि हेज को ट्रिमिंग चाहिए होगी यूनिफॉर्म शेप बनाने के लिए, डेंस बनाने के लिए, लेकिन श्रब में आपको इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंट जो है प्रूनिंग ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। तो मेंटेनेंस जो है हेज का महंगा होगा इन कंपेयर टू श्रबरी के। अपीयरेंस अगर देखा जाए तो श्रबरी जो है इनफॉर्मल वे में है, जैसे बुश फॉर्मल होती है और श्रब्स क्या है, इनफॉर्मल। तो श्रबरी इनफॉर्मल है, नेचुरल लगेगी, वेरिएशन लगेगा, अलग अलग प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन जो हेज है फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड और यूनिफॉर्म होनी चाहिए। बीच बीच में हम कलरफुल जो है हेज लगा सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म होती है, फॉर्मल होती है। प्लांटिंग की बात करें तो हमने बस जैसे बताया कि इसके बीच, श्रब के बीच में स्पेस होता है, जबकि हेज के बीच में स्पेस नहीं होता है, क्लोजली प्लांट किया जाता है। और कंपोजिशन अगर करें तो इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है और इसमें मोनोटोनी होती है, एक ही श्रब यूज किया जाएगा हेज में, या कभी कभी जो है मिक्स जो है प्लांटिंग हम कर देते हैं। तो आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्नामेंटल श्रब्स। श्रब्स के क्लासिफिकेशन से इससे क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चन आपको कहाँ से ध्यान रखने हैं। बहुत सारे बच्चे जो है कहते हैं कि सर जो है हमें साइंटिफिक नेम नहीं याद हो रहा, फैमिली नहीं याद हो रहा, कलर नहीं याद हो रहा। तो जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्लांट्स जिनमें मोनो कलर, सिंगल कलर आते हैं, उनको याद रखना जरूरी है। एग्जामिनर अगर मल्टी कलर ऑप्शन देगा तो वो ज़्यादा सही होगा। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा सही ऐसा लगेगा चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही होगा, जो सबसे ज़्यादा तर्कसंगत होगा, उसी को आपको क्या करना है, टिक करना है। और रोज मान के चलो 40 श्रब हैं, 30-35 ट्री हैं, ऐसे ही 20 के आसपास क्लाइंबर आएंगे, फिर कुछ जो है एनुअल्स आएंगे 30-40। तो कुल मिलाकर अगर देखा मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो कम से कम जो है आपको 300 पौधों से उनका परिचय प्राप्त करना है, और बहुत आराम से कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पे कितने 5000 फ्रेंड्स होते हैं, वो सबके बारे में जानते हैं कौन कैसा है क्या है। हाँ, लेकिन प्लांट्स के बारे में अगर आप 300 कहा जाए तो सर बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव हो रहा है, कैसे याद होगा। तो तभी याद होगा जब इनसे आप क्या करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे कि भाई तेरा नाम क्या है, किस कलर का फ्लावर आता है, कब आता है, कौन से ऋतु में आता है, फैमिली क्या है, ये क्लासीफाई कर ले किस फैमिली में कौन कौन से ट्रीज हैं, कौन कौन से श्रब हैं। तो इस हिसाब से आप आसानी से इसको याद कर सकोगे और एग्जाम को क्वालिफाई कर सकोगे। आपने सपना बड़ा देखा है तो आपको आगे जाना होगा। कुछ अभी छात्र कह रहे थे सर माली की प्रिपरेशन करें, तो जिनको माली का करना है कर सकते हैं। हिंदी में नोट्स चाहिए, मैं हिंदी में आगे पढ़ाऊंगा, जैसे ये बाई लैंग्वेज में खत्म हो जाता है। तो माली की प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन माली का जो नेचर ऑफ जॉब है वो जानना बहुत जरूरी है। तो उस पर जब मैं लेक्चर बताऊंगा कि नेचर ऑफ जॉब क्या है, आप जो है अपने आप को कभी भी जो है किसके हकदार हो आपको समझना चाहिए और जानना चाहिए। तो हम लेक्चर ना दे करके सीधे अपने क्या आ जाते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं छात्रों। तो टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो सिंपल ट्री वाला ही क्लासिफिकेशन है, फ्लावरिंग श्रब और फोलिएज श्रब। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें से कौन सा फोलिएज श्रब है या फ्लावरिंग श्रब है, तो कम से कम कुछ नाम आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे प्लांट्स जिनके फ्लावर, ऐसे श्रब्स, सारे प्लांट श्रब हैं? नहीं, सारे श्रब प्लांट हैं, ये हमने पहली क्लास में आपको बताया था। तो ऐसे श्रब जो क्या है, जिनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू में फूल आते हैं, चाहे गुड़हल हो, चाहे गुलाब हो, रोज तो आप लोग जानते हो
तो रोज हो या कोई दूसरा फ्लावर हो, जिनके फ्लावर क्या है ऑर्नामेंटल वैल्यू रखते हैं, उनको फ्लावरिंग श्रब के नाम से हम जानते हैं। जैसे कि बर्लेरिया क्रिस्टाटा या कैलेंड्रा ब्रेविपस। तो ये बर्लेरिया क्रिस्टाटा का जो है आप फूल देख रहे हैं, किस कलर का है, ब्लू मोव कलर का आपको दिखाई देगा। अगले हैं फोलिये श्रब, ऐसे श्रब जिसके केवल पत्तियां जो है ऑर्नामेंटल वैल्यू रखती हो। जैसे आप यहाँ पे एक्लिफा देख रहे हैं, कोडियम आप देख चुके हैं जिसको क्या कहते हैं, क्रोटन। तो क्रोटन तो आपने देख लिया, एक्लिफा आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्लिफा भी एक रेड वाला एक्लिफा है और ग्रीन एक्लिफा जो है, तो पत्तियां दो प्रकार की एक्लिफा में आपको दिखाई देती हैं। तो आगे अगर हम क्लासिफिकेशन बढ़ते हैं तो आगे जो है वेरीगेटेड फोलियेज श्रब। अब यहाँ पे ऐसे श्रब जिनका फोलियेज वेरीगेटेड है, यानी कि उस फोलियेज में 1 से 2 कलर है, कैमरेटिक प्रेजेंटेशन है, 2 जेनेटिकली कैरेक्टर साथ साथ एक टिश्यू में क्या है मौजूद हैं। जैसे कि ये टीएमसी का आपने नाम सुना होगा, तो टीएमसी ड्वार्फ टीएमसी आती है, टाल आती है, वेरीगेटेड आती है। तो जो ये मोजैक रीजन है ह्यूमन में अगर हो जाए तो खराब माना जाता है, लेकिन ऑर्नामेंटल में क्या है एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका क्या नाम है, टेब्रेना मोन्टाना कैरोनेरिया वैरायटी वेरीगाटा, इसी को क्या कहते हैं टीएमसी। और टीएमसी को ही कभी कभी स्टार जैस्मिन के नाम से भी जानते हैं। हालांकि स्टार जैस्मिन अलग होती है, लेकिन इसे कभी कभी स्टार जैस्मिन कह देते हैं क्योंकि इसका फ्लावर देखोगे तो किस शेप का है, स्टार शेप का है, दिख रहा है ना स्टार शेप का। तो इसको स्टार जैस्मिन भी बोल जाते हैं, टीएमसी भी बोल जाते हैं। हेज में जो है ड्वार्फ जो है चांदनी का उपयोग करते हैं, हिंदी में इसे चांदनी बोल देते हैं। डोरिंटा प्लूमेराई, डोरिंटा की भी जो पत्तियां हैं बाई कलर की, ट्राई कलर की या मल्टी कलर की हो सकती हैं, कैमरेटिक प्रेजेंटेशन हो सकता है। डोरिंटा की बेरी है, इसीलिए पिजन पी बेरी हेज के नाम से भी इसे जानते हैं। ऐसा लग रहा है अरहर के दाने के समान है। तो अगला श्रब जो है ऑर्नामेंटल फ्रूट बेयरिंग श्रब है, ऐसे श्रब जिनमें ऑर्नामेंटल फ्रूट आते हैं। तो ऐसे श्रब में कौन कौन से आ गए आपके, क्रेसिया करौंदा आ गया आपका, डोरिंटा मैक्रोफाइला आ गया। तो इसमें येलो कलर के फ्रूट आप देख रहे हैं। डोरिंटा की हेज लगाई जाती है। मल्टीपर्पज ये क्या है, श्रब है। चांदनी मल्टीपर्पज नहीं है, लेकिन अगर डोरिंटा की बात की जाए, क्लीरोडेंड्रन एनर्मी की बात की जाए, या फिर बात की जाए आपकी मुराया की, तो ये सब मल्टीपर्पज क्या है, श्रब हैं लैंडस्केपिंग में। आगे देखेंगे फ्रेग्रेंट श्रब। फ्रेग्रेंट श्रब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा फ्रेग्रेंट श्रब है। तो ज्यादातर जो फ्रेग्रेंट श्रब्स हैं वो व्हाइट कलर के ही फ्लावर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें सेंट आती है, यानी कि इसमें महक आती है। कभी कभी ट्री पूछ लिया जाता है कौन सा ऐसा ट्री है जो फ्रेग्रेंट है, तो आपको ध्यान बेटा रखना है, ठीक है, क्वेश्चन आएंगे। तो ये सिर्फ क्यों ऑर्नामेंटल वैल्यू है क्योंकि इसमें क्या आती है, स्मेल आती है, ठीक है। कुछ ऐसे इसमें सिरप्स हैं जिसमें ऑयल भी क्या किया जाता है, निकाला, जैसे जैस्मिन, चाहे जैस्मिन सैम्बैक हो, चाहे जैस्मिन ऑरिकुलेटम हो, इनसे ऑयल निकाला जाता है। जैस्मिनम ह्यूमिलाई से ऑयल निकाला जाता है। तो इस तरीके से जो है आप देखोगे कौन कौन से हैं। जो एक है सेस्टम नॉक्टर्नम, इसको रात की रानी बोलते हैं, रात की रानी पूछा जाता है। सेस्टम डायोरेनम भी है जिसको दिन का राजा बोलते हैं। गार्डेनिया जैस्मिनाइट्स आप ये खूब देखे हो, गार्डेनिया है, ठीक है, इसीलिए आपको फिगर दिया है। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आपको फिर से इंश्योर करना चाहूँगा कि आपको सारे नोट्स जो है आपके एग्जाम के बहुत पहले मिल जाएंगे। इतने पहले मिल जाएंगे उसको 5-6 बार आप रिवीजन करेंगे, इसलिए पहले समझने की कोशिश करो, ठीक है। जब हमारे मुंह से सुनेंगे आपके तो दिमाग में थोड़ा सा मैपिंग होगी, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज अगर सीखनी, कुछ भी सीखना है तो उसे सुनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगला है हरसिंगार, नाम आपने सुन रखा होगा। तो ये हरसिंगार का है और इन्फ्लेमेशन में भी यूज होता है, एक मेडिसिनल प्लांट भी है। अगर किसी के जो है सूजन हो गई है, दर्द हो रहा है किसी के, तो हरसिंगार के जो है पत्तों को क्या कर सकता है, गर्म करके जो है उससे सिकाई कर सकता है, बहुत ज़्यादा आपका फायदा करता है। तो रात की रानी अगर देखा जाए तो ये है रात की रानी, ये रात की रानी हो गई, ये हरसिंगार हो गया। हरसिंगार के फूल भी आप देख सकते हो कितने प्यारे लगते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैस्मिनम ऑरिकुलेटम का नाम आपने क्या होगा, सुना होगा, ठीक ठीक। नेक्टेंचस आर्बोट्रेटिस भी जो है एक प्रकार का फ्लावर है जिससे कि महक आती है, लेकिन अगर पूछा ज्यादातर जाता तो गंधराज, ये जो गार्डेनिया है इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो छात्रों आगे बढ़ते हैं। आगे जो है लाइट रिक्वायरमेंट के आधार पर जब आप एसओ बनोगे डीडीए में या कहीं पे माली का कोर्स एग्जाम देने जा रहे हो, तो उस केस में आपसे क्या है, श्रब कौन से कहाँ पे लगाने हैं। तो बहुत सारी होटल्स के पास आपके पार्क होंगे, बहुत सारी ऐसी जगह पे आपको श्रब लगाने होंगे जहाँ पे ऑलरेडी ट्रीज जो हैं खड़े हुए हैं। तो उस कंडीशन में आप कौन कौन से श्रब लगा सकते हो। अगर सनी सिचुएशन है,
यानी कि पूरी तरीके से सनलाइट में मैक्सिमम फ्लावरिंग आती है, जैसे बोगनवेलिया, हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस, एक्जोरा चेंसिस, लैंटाना कैमरा और मुराया एक्जोटिका जो है ये जो है सनी सिचुएशन में आप लगा सकते हो। साथ ही साथ जो है हम आपको छात्रों ये भी बताना चाहेंगे कि मुराया जो है पार्शियल शेड में भी आप या सेमी शेड कंडीशन में लगा सकते हो, ठीक है। और पार्शियल शेड या सेमी शेड कंडीशन है तो इसमें जो है एक्जोकेरिया बाई कलर, जेट्रोफा रोजिया, मंगोलिया है, इसके बाद जो है मुसेंडा है, फ्लेपरिनिका है, नेडेलिया है, और इसके बाद अगर फुली शेड है तो पॉलीसाइकस जो है इसमें लगा सकते हो। ये वाला प्लांट जो है फुली शेड कंडीशन में आपको लगा सकते हो, ठीक है, पॉलीसियस। तो ये याद आपको रखना है। इसके बाद छात्रों का अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं बेस्ड ऑन लाइट रिक्वायरमेंट में, लाइट रिक्वायरमेंट नहीं, सॉइल रिक्वायरमेंट हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, सॉइल। सॉइल कौन कौन सी, जैसे एसिडिक सॉइल है तो एसिडिक सॉइल में कालमिया हो गया, गार्डेनिया आपने पीछे देखा था, या रोडोडेंड्रॉन आपने देखा था। एल्कलाइन सॉइल में अगर देखें तो नीरियम ओलियंडर है, नीरियम ओलियंडर जो है या जिसको नीरियम इंडिकम कहते हैं। इसके अलावा थेवेटिया पेरुवियाना भी लगा सकते हैं, थेवेटिया एलोकनियर, हाँ, थेवेटिया पेरुवियाना भी लगा सकते हैं। येलो कलर के फ्लावर जो हैं हमेशा एल्कली सॉइल में अच्छे से हो सकते हैं। हिबिस्कस की स्पीसीज लगा सकते हैं, हाइड्रेंजिया लगा सकते हैं। इसके अलावा हाइट के आधार पे भी ड्वार्फ, मीडियम और टाल में जो है श्रब को क्या किया गया है, बांटा गया है। तो इसके बारे में जो है आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे, शायद इसमें स्लाइड्स जो है पूरी तरीके से आ नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्वार्फ, मीडियम और टाल भी जो है आपको श्रब देखने को मिलेंगे। ऐसी हाइट जिनकी 1 मीटर से कम रखते हैं, जैस्मिन सनमैक हो गया, रसेलिया हो गया, बर्लेरिया क्रिस्टाटा हो गया। मीडियम में कैलिफा आपका आ गया और कैलेंड्रा आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं छात्रों, तो आगे हम देखेंगे पर्पज कौन कौन से हो सकते हैं, किस पर्पज के लिए लैंडस्केप में उगाते हैं। जैसे स्पेसिमेन प्लांटिंग अगर करनी है तो क्रोटन, हमेलिया पैटेंस, हिबिस्कस, रोजा चाइनेंसिस को जो है स्पेसिमेन प्लांटिंग में कर सकते हैं। क्रोटन लगा सकते हो, हमेलिया लगा सकते हो। इसके अलावा जो है सावनी, जो हमने आपको बताया, श्रावणी भी इसको बोलते हैं, लार्जेस्ट होमिया, इनको भी जो है स्पेसिमेन के रूप में आप लगा सकते हो। रॉक गार्डन है तो जेट्रोफा पैडोग्रीका है, जूनिफेरस हॉरिजेंटलिस है, लैंटाना डिप्रेसा है तो उसको लगा सकते हो। एजिंग अगर आपको बनाना है तो स्केजिया नोबिलिस, लैंटाना सैलोवियाना लगा सकते हो। हेज या लिविंग फेस जिसको बोलते हैं, क्लोरोडेंड्रॉन इनर्मी है। इसके अलावा डिडोनिया, डूरिंटा प्लूमराई, मुराया एक्जोटिका। इसके अलावा हमेलिया पैटर्न्स भी जो है आजकल देखोगे, अगर आप कभी गए होगे कहाँ पे, हमेलिया एच बड़ा बनेगा एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो वहाँ हमेलिया पैटर्न्स की जो है आपको हेज देखने को मिल जाएगी। तो आप जहाँ भी जाया करें, कम से कम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं या एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे कम से कम प्लांट से मिलिए, हालचाल पूछिए, भाई कौन हो आप, किस लिए उपयोग में ला रहे हैं, तो आपका ये सब्जेक्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा ग्राउंड कवर की अगर बात करें तो सेंजिया है, लैंटाना सैलोवियाना है। टोपियरी प्लांट के रूप में आप टोपियरी पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। क्लोरोडेंड्रॉन हो, डोरिंटा हो, मुराया हो, बॉक्सस हो, ये सारे यूज में लाए जाते हैं। छात्रों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं साइट सिलेक्शन और प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो एक टॉपिक है कि रोड साइड प्लांटेशन, रोड साइड प्लांटेशन ऑफ श्रब एंड ट्रीज, तो वो हम आपको आखिरी में पढ़ाएंगे। पहले आप कम से कम श्रब और ट्रीज के नाम याद कर लो। जब आपको नाम याद हो जाएंगे तो ये जो है आपका पोर्शन जो है क्लियर हो जाएगा। तो सिलेक्शन ऑफ साइट की बात क्या करना है कि साइट तो आपको दी जाएगी, आपको कोई साइट सिलेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। जो आपको साइट है उस साइट में से जो है साइट हम सेलेक्ट करेंगे उसके लिए कि हमें श्रबरी कहाँ पे लगानी है, हमें श्रब कहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। मनमानी नहीं मिलेगी, आपको पार्क मिल जाएगा, पहले से ही सेलेक्टेड होगी साइट, और उसका आपको क्या करना है, ब्यूटिफिकेशन करना है। तो साइट सिलेक्शन की अगर बात करें तो ऐसी साइट हमें सेलेक्ट करना चाहिए कि जिसकी सॉइल जो है सैंडी लोम हो। अगर सैंडी लोम सॉइल ना हो, पीएच उसका 6 से 7 ना हो, तो आपको अमेंडमेंट्स डालने पड़ेंगे। अगर एसिडिक सॉइल है तो लाइम डाल के उसका पीएच बढ़ाना पड़ेगा। अगर एल्कली या सैलाइन सॉइल है तो उसमें जिप्सम या पैराइट डाल के उसे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आपको कुछ मिलने वाला नहीं, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा कि कहीं पे जल भराव ना हो। जहाँ पे श्रब या कोई भी प्लांट अगर लगा रहे हैं वहाँ जल भराव हो जाएगा तो रूट रॉटिंग हो जाएगी, सॉक हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको जो भी वाटर, एक्सेस वाटर है, उसे ड्रेन करने का मौका मिले। और दिल्ली जैसी जगह पे तो पानी की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्या है, कमी है। केवल बारिश जब होती है तब आपके पार्क में हरियाली दिखती है। एसटीपी का जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है उसका पानी यूज किया जाता है। सनलाइट हो, विंड हो, या फिर सनलाइट नहीं है तो उस हिसाब से जो है, जब हमने बताया सैडी के लिए कौन सा होता है और सेमी सैडी कंडीशन के लिए, लाइट कंडीशन के लिए कौन होता है, तो आपको उनका चयन करना है। तो यानी कि जो श्रब है उनका चयन साइट के आधार पे अब आपको करना है।
सॉइल की बात करें तो डीप प्लॉविंग कर लें, जिससे एरेशन अच्छा हो जाता है। जितने भी कंकड़ पत्थर हो क्या कर देना, आपको हटा देना है। ऑर्गेनिक मैटर डाल सकते हैं FYM दूसरी और तीसरी जुताई के बीच, सेकंड और थर्ड जो आप प्लाविंग करते हैं उसके बीच में ही आपको FYM डालना है, जिससे पूरी तरीके से ये सड़ के जो है न्यूट्रिशन दे सके। सॉइल करेक्शन की हमने बात करी। पिट की अगर बात करें तो ड्वार्फ, मीडियम और टाल के लिए अलग अलग कर सकते हैं। तो DSR देखेंगे डेली शेड्यूल रेट में, तो जो है आपको अलग अलग श्रब के लिए ऑलरेडी दिया होगा कि इतनी गहराई का गड्ढा खोदना है। तो ज़्यादा तो 0.45 मीटर या इसको कह सकते हैं 45 सेंटीमीटर, मीटर तो लिखा ही है। तो 45 सेंटीमीटर क्यूब के हम क्या कर लेते हैं, गड्ढे खोद लेते हैं, यानी 45 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और गहरा। ठीक है, इससे जो है अगला जो है 60 सेंटीमीटर क्यूब तक। तो ये टॉल और मीडियम जो श्रब होते हैं वो 60 सेंटीमीटर क्यूब के अगर गड्ढे में हम लगाते हैं तो इनका सर्वाइवल अच्छा होता है। ठीक है, इसके अलावा ट्री के बारे में हमने बताया था 1 मीटर क्यूब का हमें क्या बनाना चाहिए, गड्ढा बनाना चाहिए। गड्ढे बनाने के बाद जो है सारी जो सॉइल निकली, सॉइल जो निकली उसकी टॉप सॉइल ले लेना है आपको। साथ में 2 पार्ट FYM, 1 पार्ट सैंड और 100 ग्राम बोन मील या HSP आप ले सकते हैं। इसके अलावा नीम ऑयल केक भी 100 ग्राम ले सकते हैं। इनको मिक्स करके जो है गड्ढे को भर देना चाहिए। जब आपको गड्ढा आपने खोदा, गड्ढा खोदने की 2 ही तरीके हैं, तो फावड़े से खोदा जाए जो कि आपको काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो आजकल क्या है, मशीन ऑपरेटेड पिट खोदने वाली मशीनें हैं जो ट्रैक्टर से चलाई जाती हैं। ठीक है, पावर ऑपरेटेड हैं, तो उनसे ज़्यादातर गड्ढे को खोदते हैं और उनमें जो इक्विपमेंट है वो उतने ही साइज का गड्ढा आपका क्या कर देता है, बना देता है। तो आपके पिट 2 से 3 वीक पहले ही प्लांटिंग के रेडी हो जाना चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं, गड्ढे खोद के जो है क्या कर देते हैं, श्रब या ट्रीज को लगा देते हैं। इसीलिए मोटिलिटी ज़्यादा होती है। मोटिलिटी का मतलब होता है जितने भी हम ट्री लगाएंगे उसमें बहुत सारे ट्रीज मर जाते हैं। हाँ, जैसे ह्यूमन मोटिलिटी है वैसे प्लांट मोटिलिटी भी है। आजकल अगर आप देखोगे तो पर्यावरण के नाम पे जो है, जब भी गवर्नमेंट का एक टारगेट आता है बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं और उसमें से कितने बचते हैं, सोचने वाली बात है। तो क्यों नहीं बचते हैं, क्योंकि प्रॉपर उसका पिट नहीं खोदा गया। जो तैयारी होनी चाहिए थी 2 से 3 वीक पहले वो की नहीं गई। तो जो सर्वाइव कर गए और जो नहीं सर्वाइव कर पाए वो फिर जो है मोर्टेलिटी आ जाती है। कभी डिजीज लग गई, कभी इंसेक्ट, कभी उन्हें पानी देने वाला कोई नहीं है। तो आप प्लांट लगाएं या ना लगाएं, लेकिन जो प्लांट लगे हुए हैं उन्हें पानी दीजिए, खाद दीजिए, उनकी निराई गुड़ाई कीजिए, और जो है जिससे आपका क्या है एक सेटिस्फेक्शन लेवल आगे आएगा। छात्रों आगे अगर बढ़े, ऐसे कोई क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं है कि प्लांटिंग टाइम कब है। तो बेस्ट प्लांटिंग का टाइम देखा जाए तो ऑनसेट ऑफ मानसून होता है, जब जून अगस्त में मानसून आते हैं, या हर एक एरिया में जहाँ मानसून आते हैं उस समय हमें जो है उससे पहले गड्ढा खोद के जो है हमें क्या करना चाहिए, प्लांटिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है किस प्रकार से प्लांटिंग की जाती है। लेकिन ये जो मेथड है इसमें ये जो है 2-3 वीक पहले का है, साथ का नहीं कि तुरंत करना। फिर इसके बाद जो तो आपको कब करना है, ऑनसेट ऑफ मानसून करना है, या फिर अर्ली विंटर जो अक्टूबर नवंबर चल रहा है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, प्लांटिंग के लिए सही समय होता है। तो श्रब को अगर नॉर्दर्न इंडियन कंडीशन में देखा जाए तो पूरे वर्ष हम कभी भी लगा सकते हैं, एक्सेप्ट जो है जब हैवी जो है क्या होता है, विंटर होता है या हैवी रेनफॉल हो, वहाँ पे थोड़ा सा बचना चाहिए। इन दोनों केसेस में अगर जलभराव ज़्यादा समय तक रहेगा तो आपका श्रब क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, और अगर ज़्यादा आपका पाला पड़ गया तब भी श्रब आपका सूख सकता है। तो इस कंडीशन में चाहे श्रब हो या ट्री हो, तो आपको 2 जो है ऑनसेट ऑफ मानसून और अर्ली जो विंटर आ रहा है अक्टूबर नवंबर जो अभी समय चल रहा है वो क्या है, सही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप जहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग करने के बाद कौन सा श्रब लगा रहे हैं उसके लिए कितना साइज होगा पिट का आप डिसाइड कर लीजिए। डिसाइड करने के बाद जो श्रब आप लाए हैं तो पहले से ही किसी जो जेन्युइन सोर्स है वहाँ से ही आपको श्रब का प्लांट क्या करना है, लाना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सी वैरायटी। श्रब में भी अलग अलग वैरायटी होती है। अगर आप एक सिंपल गार्डेनिया लेने गए किसी नर्सरी में, तो गार्डेनिया में भी अलग अलग वेरिएंट आपको मिल सकते हैं, अलग अलग हाइट के, अलग अलग लीफ के, कलर के, तो आपको पता होना चाहिए। इवन कुछ जो है जैसे प्लूमेरिया की बात करें, ट्री होता है तो डेसिडियस भी होते हैं, एवरग्रीन भी होते हैं। तो वहाँ पे आपको जेन्युइन सोर्स से लेना है, देख लेना है किसी भी प्रकार का उसमें कोई संक्रमण ना हो, कोई उस पर इन्फेस्टेशन ना हो, इन्फेक्शन के साथ इन्फेस्टेशन भी, कोई कीट ना लगा हो,
उसका जो अर्थ-बाल है वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर अर्थ-बाल डैमेज हो गया जाएगा तो जो है रूट भी डैमेज हो सकती है उसकी। इसके अलावा फिर उसको जो अर्थ-बाल को हम क्या कर देते हैं, ओपन कर लेते हैं। अगर पॉलीथीन का है तो उसे ओपन कर लेते हैं, अगर किसी बोरी वगैरह का बनाया गया तो उसे काट लेते हैं और काटने के बाद उसे हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, जेनरली लगा देते हैं। बहुत आसान है लगाना, लेकिन चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो मेन इसमें चीज़ आती है ट्रेनिंग प्रूनिंग, जो अगर आप बात करें, श्रब को बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती है। साल में 1-2 बार अगर आप ऑर्गेनिक मैन्योर दे दोगे, श्रब जो है सर्वाइव कर जाते हैं। साथ साथ में एनपीके जो है वेरिएंट्स अलग अलग आते हैं, उनको भी आप दे सकते हैं। पर श्रब अलग अलग डोजेज हैं, वो सारी चीज़ें जब हम रोड साइड प्लांटिंग बढ़ाएंगे, रोड साइड प्लांटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है, टॉपिक है, तो तब आपको बता देंगे। तो इसमें ज़्यादातर ट्रेनिंग और प्रूनिंग की बात होती है। तो ट्रेनिंग क्या है, शेपिंग करना, किसी चीज़ को शेप देना क्या कहलाता है, ट्रेनिंग कहलाता है। जुडिशियस रिमूवल ऑफ प्लांट ब्रांचेस टू ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क। जब स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाने के लिए न्यायिक रूप से किसी भी प्लांट की शाखाएं काटी जाती हैं तो उसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। तो ट्रेनिंग में अगर देखा जाए तो राउंड, पिरामिडल या सेपरेटिंग शेप की हो सकती हैं। तो कुछ राउंड शेप के होंगे, कुछ पिरामिड शेप के होंगे, कुछ क्या होंगे, सेपरेट होंगे। आप देखोगे तो जल्दी ये श्रब है मान लो, तो बहुतों का शेप क्या है, राउंड होगा, जैसे गुड़हल वगैरह का। कुछ जो है पिरामिड के आकार के होंगे, कुछ जो है सेपरेटिंग होंगे, एक जगह से दूसरी जगह क्या होंगे, फैले आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा जो है स्ट्रॉन्ग बेल ब्रांचेस आपको क्या करना, डेवलप करने के लिए, तो जो भी आपके पहले श्रब लगाए गए उनको एक निश्चित अगर शेप देना है, किसी भी वस्तु का आकार देना है, तो हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। उनकी फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि विंड चले तो डैमेज ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेनिंग कहते हैं। तो ट्रेनिंग प्रूनिंग अलग से जब टॉपिक पड़ेगा तो हम इसको जो है कवर करेंगे। ठीक है, जब ज़्यादा लंबा वीडियो 1 घंटा का हो जाए तो तुम लोग ये घबरा जाते हो, असद ने क्या पढ़ा दिया, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स और प्रूनिंग के प्रिंसिपल जो है हम तभी पढ़ेंगे जब ट्रेनिंग प्रूनिंग हम जनरल हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे। अब कौन कौन से यहाँ पे आपको देख लो, राउंड शेप में है, पिरामिड शेप में है, सेपरेटिंग शेप में है, टोपियरी शेप में है और हेज फॉर्म में। हेज फॉर्म में क्या है, कंटिन्यूअस स्क्रीन बनी हुई है। तो इन फॉर्म में जो है ट्रीज को क्या किया जाता है, श्रब ट्रेंड किया जाता है। तो डोम शेप या राउंडेड शेप में हिबिस्कस एक जोड़ा को काटा जाता है। इसके अलावा पिरामिड शेप में अगर देखोगे डूरेंटा और हेमेलिया पैटर्न्स को काट सकते हैं। सेपरेटिंग शेप में लैंटाना और जूनिफर्स हॉरिजॉन्टलिस, क्योंकि ये सेपरेटिंग होते हैं तो इसलिए। टोपियरी के लिए तो आप लोग पढ़ ही चुके हो और हेज भी आप लोग जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। अब आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं प्रूनिंग ऑफ श्रब्स। प्रूनिंग का मतलब क्या होता है कि ईल्ड बढ़ाना। अगर हम फ्रूट साइंस पढ़ते हैं तो जुडिशियस रिमूवल ऑफ प्लांट फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिटी ईल्ड। तो गुणवत्ता पूर्व अगर ईल्ड लेने के लिए किसी प्लांट के पार्ट को काटते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रूनिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ईल्ड क्या है, फ्लावर ईल्ड है। यहाँ पे ईल्ड क्या है, पत्तियां ईल्ड हैं। मान लो अगर कोई फ्लावरिंग श्रब है तो उसके लिए फ्लावर ईल्ड होगी उसकी। अगर मान लो डेंसिटी जो है पत्तियों की होगी, उसकी क्या होगी, ईल्ड ही समझो। क्यों, तो इसीलिए प्रूनिंग बोलते हैं। हालांकि शेयरिंग बोला जाता है, हेज की हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। क्लिपिंग बोला जाता है, जब हम बोनसाई बनाते हैं तो क्या करते हैं, क्लिपिंग करते हैं। तो जिनको लेना है ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम ट्रेनिंग प्रूनिंग में कवर कर लेंगे छात्रों। अब आगे अगर देखते हैं तो टाइप्स ऑफ प्रूनिंग अगर देखा जाए तो 2 ही टाइप्स होते हैं। प्रूनिंग के केवल 2 टाइप्स होते हैं। एक तो जो है आपका होता है हेडिंग बैक और दूसरा होता है थिनिंग आउट। तो 2 ही प्रकार की प्रूनिंग होती है। लेकिन कुछ स्पेशल टर्म्स भी होते हैं प्रूनिंग की, स्पेशल टाइप की प्रूनिंग होती है जो इन्हीं के अंदर आती है। चाहे नॉचिंग हो, नॉचिंग भी एक प्रकार की प्रूनिंग होती है, आपने सुन रखा होगा फ्रूट साइंस में। तो ऐसे ही कभी कभी इनकी इंटेंसिटी के आधार पे बोल देते हैं लाइट प्रूनिंग, मॉडरेट प्रूनिंग और हाईवी प्रूनिंग या हार्ड प्रूनिंग की बात करते हैं। तो लाइट प्रूनिंग का मतलब कोई स्मॉल सूट से 1-2 काट देना, क्या कहलाता है, लाइट प्रूनिंग। मॉडरेट का मतलब कि जो साइट जो शेप है उसे बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी नई ब्रांचेज आती हैं उनको काट देते हैं, मॉडरेट हो गई। हार्ड प्रूनिंग का मतलब कि पूरा जो प्लांट है वो हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, जिसको हेडिंग बैक के नाम से भी हम जानते हैं। तो एक प्लांट था ऊपर और उसका हमने क्या कर दिया, ये प्लांट मान लो जा रहा था, ये सर्व जा रहा था, बहुत सारे इसमें ब्रांच है तो यहीं से काट दिया। अब यहाँ पे क्या है, केवल स्टेम बचा। तो यहाँ पे जब स्टेम होता है तो एपिकल डोमिनेंस ब्रेक हो गया, यानी कि लैटरल ब्रांचेस इसमें नहीं निकलेंगी या डेंस करना है तो इसको क्या कहेंगे हम, हेडिंग बैक या हार्ड प्रूनिंग के नाम से जानते हैं। रिजुविनेशन करना, कभी कभी आप देखे हो कि जैस्मिनम सैमबैक बेला जिसको बोलते हैं, उसके प्लांट को क्या करते हैं, नीचे से गाड़ देते हैं। कनेर, कभी कभी कनेर बुड्ढे हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं
तो उनकी हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग बैक कर सकते हैं। लेकिन छात्रों एक चीज़ ध्यान रखना, आप दिल्ली में जॉब करने जा रहे हैं तो कभी ऐसे मत काट देना, फॉरेस्ट विभाग से परमिशन लेके ही काटना है। यूपी में 25 या 26 प्लांट्स ऐसे हैं जिनको परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन दिल्ली में जो है अगर आपने करियर भी काट दिया, आपके इरादे क्या थे, अच्छे थे कि ऑर्नामेंटल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू बढ़ानी है, लेकिन जो रूल्स आए हैं उनके अनुसार आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अगर उसकी गर्थ जो है, मोटाई है 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा है ब्रांच की, तो आप जरूर परमिशन ले लेना, या तो आप बहुत ही बुरे फंस जाएंगे। हाँ, एनजीटी काफ़ी फाइन लगा देगी, तो ये याद ध्यान रखना। तो आपको 20 सेंटीमीटर मोटाई से अधिक शाखा अगर काटनी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन ले लो और अपने इरादे उन्हें बता दो, ठीक है। रिजुविनेशन का मतलब आप उनको रिजुविनेट कर दो, फिर से यंग कर दो। आगे अगर छात्रों देखें तो टाइम और सीजन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कुछ ऐसे श्रब हैं जो नए सूट पे फ्लावरिंग करते हैं, जैसे कि हिबिस्कस और हमेलिया, इनमें नए सूट्स में फ्लावरिंग आती है, इसीलिए इन्हें लेट विंटर या अर्ली स्प्रिंग में क्या कर देना चाहिए, प्रून कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इसमें ओल्ड बर्ड्स आते जाएंगे इसकी फ्लावर की इंटेंसिटी घटती जाती है, ठीक है। अगले कुछ ऐसे फ्लावर हैं जो ओल्ड वुड पे ही देते हैं, अगर इसमें आप प्रॉपर क्या करोगे, प्रूनिंग कर दिया तो इसमें पता चला फ्लावरिंग ही नहीं हुई, इसीलिए जैसे इसमें फ्लावरिंग खत्म होती है उसके बाद हम इसमें प्रूनिंग करते हैं। जैस्मिन है, मुराया एक्जोटिका है, तो जब इसमें फ्लावरिंग खत्म हो जाए तब हमें प्रूनिंग करनी चाहिए। कुछ एवरग्रीन फोलिएज होते हैं जिनमें लाइट प्रूनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एवरग्रीन है तो हमेशा इसमें पत्तियां आती रहती हैं, ज्यादातर फोलिएज टाइप के जो होते हैं, तो वहां पे हम लाइट प्रूनिंग हमेशा करते रहते हैं। कैलिफा हो गया, क्रोटन हो गया, वहां आप काटते रहिए, ठीक है। कुछ ऐसे डेसिडिवस श्रब हैं जो अपनी पत्तियां क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, तो उस कंडीशन में आप जब ये डोरमेंट कंडीशन में पहुंचे तब इनकी प्रूनिंग कर देना चाहिए, चाहे वेलेरिया हो चाहे कैलेंड्रा हो, इनकी आप क्या कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं छात्रों। तो छात्रों अगर आगे देखें तो कुछ प्रूनिंग के टूल्स भी हैं जिनके नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी आपसे। एग्जामिनर जो है ये कह लीजिए बहुत इजी लेवल में क्वेश्चन रख लेते हैं कि सेकेटियर से क्या किया जाता है, हेसियर से क्या किया जाता है, गार्डन रेक से क्या किया जाता है, तो ये टूल्स भी आपको आने चाहिए। माली के लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो आने ही चाहिए। तो काफ़ी बच्चों का मैसेज आ रहा है सर माली के लिए पढ़ा दीजिए, तो पहले हम एसओ का कोर्स कवर कर लेते हैं। माली का तो हमें लगता है 5 या 10 दिन का ये पूरा कोर्स है, मेनली आपको वहाँ पे हार्ड वर्क करना है, तो उसका आप तैयारी करते रहिए, कैसे शेयरिंग करनी है, जो आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। यहाँ करवाना है वहाँ करना है, दोनों में बस इतना फर्क है। तो सिकेटियर जो है स्मॉल टिप को काटना है तो उसके लिए आप सिकेटियर आप देख लीजिए, सिकेटियर का यूज किया जाता है। साथ ही साथ लूपिंग सीयर्स का आप नाम सुने होंगे, ये लूपिंग सीयर है। इसके अलावा प्रूनिंग सॉ का नाम सुना है, कारी जिससे प्रूनिंग की जाती है, और ये हेज सीयर जिससे हेज को काटा जाता है। तो ये कुछ जो है प्रूनिंग टूल्स हैं हेज को काटने के लिए। हमेशा शार्प और क्लीन टूल का उपयोग करना चाहिए जिससे कोई कंटामिनेशन ना फैलने पाए या किसी तरीके से शाखा डैमेज ना होने पाए। हमेशा जो है स्लैंटिंग कट देना चाहिए और नोड के ऊपर देना चाहिए। जैसे ये नोड है तो नोड के नीचे नहीं, नोड के हो सके ऊपर, बिल्कुल ऊपर नोड के दोगे स्लैंटिंग कट तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा जब आप कट करेंगे तो इंजरी हो जाएगी, जब इंजरी हो जाएगी तो वहाँ पे माइक्रोब्स क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेशन कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं, इसीलिए बोर्डियाक्स पेस्ट क्या कर सकते हैं वहाँ पे शाखाओं पे लगा दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ज़्यादा प्रूनिंग, हैवी प्रूनिंग से भी बचना चाहिए। हैवी प्रूनिंग करने के बाद जो है सर्वाइवल जो है इफेक्ट होता है और ग्रोथ भी इफेक्ट होती है। तो हमेशा प्रूनिंग, जैसे प्लांट्स हैं जो हैवी प्रूनिंग चाहते हैं उन्हें हैवी करिए। रिजुविनेशन अगर आपको करना है, अगर आपको रिजुविनेशन नहीं करना है तो वहाँ पे हैवी प्रूनिंग नहीं करना। आपके माली बहुत ही जो है इसके लिए प्रैक्टिकल है, हमेशा हेज को जो है पूरी तरीके से हैवी प्रून कर देते हैं। और हैवी प्रून करने से उन्हें क्या फायदा मिलता है कि बार बार प्रूनिंग नहीं करनी पड़ती है, और लेकिन उसमें पूरी एस्थेटिकनेस खत्म हो जाती है। जब भी आपका ऑफिसर आएगा, असिस्टेंट डायरेक्टर आएगा, डायरेक्टर आएंगे, पीसी आएंगे, तो आपको ही डांट के चले जाएंगे। तो इसलिए जो जिस शेप में है उसी शेप में प्रूनिंग करना है। इसीलिए इस टर्म जोड़ा गया जुडिशियस, यानी न्यायिक, जैसे न्याय होता है तराजू पे, उसी तरीके से आपको क्या करना है, प्लांट के पार्ट को काटना है, ठीक है। ये नहीं कि हमें काम ना करना पड़े तो हम ज्यादा उसे काट दिए, हैवी कर दिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। और ड्राई वेदर में आपको प्रून करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप जो है मॉइस्चर वाले वेदर में करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो छात्रों, कुछ जो आपके नए दोस्त हैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। कौन कौन से नए दोस्त हैं आपके? हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस सभी लोग जानते हैं, गुड़हल सभी को पता है, चाइना रोज के नाम से जाना जाता है। मालवेसी फैमिली है, ये भी सभी को पता है। और जो लोग गुड़हल जो है देखते होंगे तो देखते होंगे पूरे साल भर इसमें फ्लावरिंग आती रहती है। रेड कलर के गुड़हल आपको दिखेंगे, येलो के, मल्टी कलर आजकल जो है आपको गुड़हल दिखाई देंगे।
आजकल का बहुत सारा एडवांसमेंट हो गया है, ठीक है। तो हेज बनाने के लिए, स्पेसिमेन बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं छात्रों। एक बार आगे देखें तो एक जोरा है, तो एक जोरा एक जंगल फ्रेम के नाम से इसे जाना जाता है, रूबिएसी फैमिली का है। रूबिएसी फैमिली में कॉफी भी आती है, अगर आपको याद होगा तो। ये समर और रेनी सीजन में फ्लावरिंग करते हैं। रेड और ऑरेंज जो एक जोरा में मिलेगा, एक जोरा बंधु का, ठीक है। और एक जोरा कॉक्सिनिया, बॉर्डर और हेज में इसका उपयोग किया जाता है। बोगनवेलिया के बारे में आपको नहीं बताना, आप लोग डीप पढ़ चुके हो, इसके बारे में नहीं बताना, लेकिन फिर भी आपको बता दें इसकी फैमिली बहुत पूछी जाती है, तो याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा जो है मुराया, मुराया एक मल्टीपर्पज श्रब है जिसको कामिनी के नाम से जानते हैं, रूटेसी फैमिली से है। रूटेसी में और कौन आता है, सिट्रस ग्रुप के सारे प्लांट्स आते हैं। इसके अलावा आपने वुड एप्पल का नाम सुन रखा, इसका बेल देखा होगा, फेरोनिया, लेमोनिका, ये सारे बहुत सारे जो है प्लांट्स आते हैं, आप उनको याद रखें। समर में जो है मुराया में दिखाई देते हैं इसमें फ्लावरिंग, समर में व्हाइट फ्लावरिंग होती है, हेज और बॉर्डर के लिए उपयोग में लाई जाती है। एक्लिफा आपने देख ही लिया, कॉपर कलर की लीफ है, इसमें ग्रीन कलर की भी आती है, यूफोरविया फिएसी की फैमिली का है। रेडिस फ्लावर है। स्ट्रॉबेरी, तो एक्लिफा को कॉपर लीफ के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रॉबेरी बनाने के काम आता है। कोडियम वेरीगेटम, जिसको क्रोटन कहते हैं, इसके वेरियस शेप आए, और क्रोटन और ये दोनों सेम फैमिली के हैं और नॉन फ्लावरिंग है, वेरीगेटेड है, और साथ साथ में दोनों जो हैं इनके प्लांट के जो है लीव्स यूज में लाई जाती हैं। डोरेंटा एक मल्टीपर्पज श्रब है जिसको गोल्डन ड्यू ड्रॉप, पिजन पी बेरी, हेज के नाम से जानते हैं, बर्बनेसी फैमिली का है। तो इस प्रकार से भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन से प्लांट्स किस फैमिली के अंतर्गत आते हैं, और बाद में आपको नोट्स में हम दे देंगे अगर आपकी इच्छा होगी तो, लेकिन आप पढ़ाई करिए। इसके अलावा जो है इसमें कलर अगर देखे जाए, कभी कभी पूछ लेते हैं, ब्लू और वायलेट कलर के इसमें क्या है, फ्लावर्स आते हैं। हेज, स्क्रीन बनाने के लिए, टोपियरी बनाने के लिए काम में ला सकते हैं। हमेलिया पैटर्न्स की बात करें, इसको फायर बुश के नाम से जानते हैं, हमेलिया पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी हेज बनाई जाती है, बताया ना एयरपोर्ट के पास बनी है। समर ऑटम में या हमेशा इसमें एयर अराउंड आपको दिखाई देगा। ऑरेंज रेड है, और बटरफ्लाई गार्डन, जहाँ पे आपको बटरफ्लाई अट्रैक्ट करना है वहाँ हमेलिया का पेड़ लगाओ। तो बटरफ्लाई गार्डन में हमेलिया के पेड़ आपको देखने को, सॉरी पेड़ नहीं होते हैं, श्रब होते हैं, मैं भी जो है क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई, ये प्लांट्स कह सकते हैं, ठीक है, पेड़ अलग चीज होगी। तो आप वहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हमेलिया पैटर्न्स के श्रब हो गए या फिर प्लांट हो गए, प्लांट लगा सकते हैं। आगे अगर देखेंगे तो ऑर्नामेंटल श्रब के बाद में जैस्मिनम सेम्बैक का नाम आपने सुना होगा, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे किसमें, जब हम आपको जैस्मिन पढ़ाएंगे। लेंटाना कैमेरा, लेंटाना कैमेरा आया था ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए, अब जो है एक बीड हो गया। बर्बनेसी फैमिली का ईयर अराउंड आपको फ्लावर देखेंगे, और रेलवे ट्रैक के सामने ये प्लांट आपको मिल जाएगा।